वेलकम बैक नाजरीन। जी मामून सर साहब। जी मैं सर ये जो एडिशन की बात करना चाह रहा था, जो माशाल्लाह बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए मेरे दोनों सीनियर जो हैं सीनियर्स इधर बैठे हैं। इसमें मैं एडिशन ये करना चाहूँगा, अभी हमारी जो टॉपिक है इज़ रिगार्डिंग एमनेस्टी। जी एमनेस्टी गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ, मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि एमनेस्टी, व्हेन इज एमनेस्टी गिवन, पहले हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि एमनेस्टी दी क्यों जा रही है। मैं एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग अ लिटिल पॉलिटिकल, मैं थोड़ा सा ज़रा डिविएट करूँगा टॉपिक से, कि जब यही गवर्नमेंट जो थी ऑपोजिशन में थी, जो एमनेस्टी करंट दी गई, जिसको डिस्कस किया सीनियर्स ने, उन्होंने लातादाद शोज़ किए, लातादाद स्पीचेज हैं उनकी कि एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए, डिस्करेज करते हैं आप टैक्स पेयर को, गलत चीज़ है। आज जो एमनेस्टी दी जा रही है, पहली तो बात है एक रिकमेंडेशन है, एक हमें पता चल रहा है कि शायद ऐसी चीज़ आए। मैं चाहूँगा ये बिलीव करना कि ये गवर्नमेंट उस तरह की एमनेस्टी नहीं देगी जिसमें करंट टैक्स पेयर डिस्करेज हो। पहली तो बात है, मैं ये चाहूँगा कि मैं ये मानूँ और मेरा जहन ये चाहेगा एज अ टैक्स पेयर, एज अ टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि सर जो करंट टैक्स पेयर है ना तो वो डिस्करेज होता है, वो चीट होता है। इट इज अ चीटिंग टू द टैक्स पेयर कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे, अपने टैक्सेस अदा करे, इस चीज का ख्याल रखे कि मैंने किससे पेमेंट लेनी है, कितना टैक्स काटना है, क्या चीज करनी है। यहाँ कि वो बंदा जो कि एक एसेट ले लेता है, अनडिक्लेयर्ड जाता है, फिर फाइनली एक एमनेस्टी के अंदर उसको डिक्लेयर करके एक नॉमिनल सा टैक्स अदा करे। मौजूदा का भी तो फायदा है उसमें, जब नए आ जाते हैं वो बोझ उसके ऊपर कम हो जाता है। सर कहने का मकसद ये है कि जो टैक्स पेयर इस वक्त कंप्लायंस कर रहा है, उसको क्या फायदा हो रहा है। उसको तो यही फायदा हो रहा है कि वो टैक्स कंसल्टेंट को भी जो है कॉम्पनसेट करता है, वो टैक्स भी अदा करता है, वो अपनी इन चीज़ों का ख्याल भी रखता है। और मानने की वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। हमारे बेसिकली लोग ये हैं कि जो आज की, मैं आपको एक छोटी सी बात देता हूँ, एक बंदे का सेल्स टैक्स नंबर आया तो मुझे कहता है मुझे लेटर दें। ये हालत है हमारे टैक्स पेयर की, कहता है मुझे लेटर दें जो इशू हुआ है FBR से। अब उसको एक्सप्लेन नहीं मैं कर पा रहा था कि यार ये नंबर होता है, ये इनफ है। तो उनको एक्सप्लेन करना, उनको एजुकेट करना, पहली तो बात है हमने अपने टैक्स पेयर को एजुकेट नहीं किया। जहां तक ये फैसल भाई ने बड़ी वैलिड बात की कि एडवर्टाइजमेंट पे हम बहुत पैसा जाया करते हैं, उतना इकट्ठा नहीं करते और दूसरी बात सर, वो एडवर्टाइजमेंट टारगेटेड टैक्स पेयर को पहुंचता ही नहीं है। उनको समझ ही नहीं आता कि क्या बात चल रही है, ये टैक्स होता क्या है। हम लोग उस तक पहुंच ही नहीं सके कि हम टैक्स पेयर को इकट्ठा कर सके। दूसरी बड़ी वैलिड बात जो मंशा साहब ने की है, मैं उसके बारे में करना चाहूंगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो इनबिल्ट एमनेस्टीज हैं, हम उस तरफ लोगों को क्यों नहीं लेके जाते। ऑलरेडी जो कानून मौजूद है 86 जो मंशा साहब, एग्जैक्ट 85D 100% टैक्स क्रेडिट वाली बात, फिर वो हर साल रिन्यूएबल हो जाता है, एक साल उसमें फिर एक्सटेंड कर देते हैं। दूसरी बात जो सेक्शन 111 है, वो माशाल्लाह ये मेरे से बड़े सीनियर काउंसिल्स बैठे हैं, हम काफी देर से मिसयूज हो रहा है। आज FIA केसेस खोल रही है और लोग पकड़े जा रहे हैं कि ये आपने मिसयूज किए हैं, ये फंड्स कहां से आए हैं, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो सारे समझते हैं। इधर हम लोग इस किस तरफ जा रहे हैं, एमनेस्टी पे एमनेस्टी, गलत टैक्स पेयर को नेट में लेके आना, उस टैक्स पेयर जो वैलिड टैक्स पेयर बन सकता है उसको इग्नोर कर देते हैं। कई साल मेरे वाले साहब के टाइम से लेकर अब तक मैं ये सुन रहा हूं कि कमर्शियल मीटर्स जो जिन लोगों को इश्यू 28 लाख से ज्यादा कमर्शियल मीटर है, उनको तो कम से कम नेट में लेके वो नंबर सर समझ नहीं आता, वो हमारी FBR असर्टेन नहीं कर पाती। आपका जो सवाल था कि जी हम लोग 182 को और गवर्नमेंट को किस तरह फायदा पहुंच सकता है पेनल्टी, सर आज भी आप खोलें तो 2014 के क्लाइंट्स के पोर्टल्स की तरफ जाएं या IRS के अंदर जाएं या उनके पास देखें तो 180 डिपार्टमेंट की फाइलें सिर्फ उनको ऑडिट करवा लें। ये फैसल भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं तो बल्कि कई दफा जाके मैं कमिश्नर्स को मैं कहता हूं आप इंडिपेंडेंट फर्म का ना एक यूनिट को ऑडिट दे दें, वो आपको ज्यादा कलेक्शन करके दे दें। ठीक है, उनकी फाइलें देखें, 2014 के 182 के नोटिस पेंडिंग पड़े हैं। उसमें अभी तक ऑर्डर नहीं फरमाया इन्होंने। ये मशीनरी की नाकामी है या सर मशीनरी की नाकामी, ना अहली, और बिल्कुल मैं समझता हूं कि समझ ही नहीं है। मैं ये समझता हूं कि समझ ही नहीं है सर। इनको अगर रिलीफ दे दिया जाए, जो पेंडिंग केसेस हैं उन पे जो भी ड्यू टैक्स है वो लेके जो पेनल्टीज खत्म कर दी जाए तो फायदा हो सकता है। वो रिलीफ जो है वो मशीनरी तो वही है ना, जिसने उस रिलीफ को एक्सरसाइज करके कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर द एक्सचेकर। एक्सचेकर में जमा क्या होगा। अभी जो एमनेस्टी फैसल भाई का बड़ा वैलिड पॉइंट था कि जिसने करनी थी वो कर चुके।
अब जिसने करनी है वो अब क्यों आ रहे हैं, जी जी, अब ये क्यों कह रहे हैं, अगर ये इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि एमनेस्टी दी जाए, मैं आ रहा हूँ सर आपकी वो तरफ। सिर्फ जी, जी। इसलिए कि ये जो पिछले दिनों सख्ती हुई है जी और ये छापे डले हैं एफटीआर के, उसके अंदर बहुत से चीजें डिस्कवर हुई हैं। जी जी, ये सिर्फ उसके से रिलीफ चाह रहे हैं। जी जी, इसलिए ताजर हजरात ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है। सर एमनेस्टी से मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि एमनेस्टी से कोई फायदा नहीं, एक मैसिव कैंपेन रिगार्डिंग एजुकेटिंग द टैक्स पेयर एंड ब्रिंगिंग न्यू टैक्स पेयर इनटू द नेट। बिल्कुल नया टैक्स पेयर ऐड करें, छोटा शॉपकीपर ऐड करें, थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, हर साल का टारगेट करके। मंशा शुक्र साहब, जिस तरह मामून साहब ने उस तरफ इशारा किया नए टैक्स पेयर को लाने के लिए, हमारी जो इकॉनमी है वो 20% सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है, 80% अनडॉक्यूमेंटेड है, उनको किस तरह इस तरफ लाया जा सकता है? मेरा ख्याल हमारा जो लाज है ना वो प्रेजेंप्टिव लाज है। जी जी, उसमें फाइनल डिस्चार्ज है या मिनिमम टैक्स है या प्रेजेंप्टिव बेसिस पे हम टैक्सेशन लेते हैं, फिर उसी में टर्नओवर टैक्स भी है। तो हमारे इस वक्त टैक्स टोटल देखें तो टोटल को 15-16 लाख हैं टैक्स पेयर हैं। एक्चुअली तो ऐसे नहीं है, क्योंकि उसमें से कोई 5-6 लाख तो बिलो लिमिट वाले ही हैं, कोई 10 लाख से कम है। रियल टैक्स पेयर जो है जो 70-80% कंट्रीब्यूट करते हैं वो 245 का है, ठीक है ना। 245 टोटल इतने की होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगी। वो भी एलटीओ का केसेस होंगे। हाँ जी, वो भी एलटीओ के, मल्टीनेशनल हो गए, बैंक हो गए, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, वो है। तो बाकी ये जो फाइलर नॉन फाइलर से बड़े भी हैं, वो किसी ने नील की फाइल कर दी, किसी ने 2 लाख की, किसी ने 5 लाख दी। टोटल वो जो वॉल्यूम ऑफ हमारा टारगेट है उसमें कंट्रीब्यूशन देखें तो बहुत थोड़ी सी है। जी जी, तो कैपेसिटी मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की जो कैपेसिटी है वो इतनी ही है, जितने मर्जी नए ऐड कर ले वो नील वाले या बिलो लिमिट वाले ही होंगे। टोटल में देखें तो वो नहीं होंगे। टोटल में अगर हमने करना है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल नए यूनिट लग रहे हैं, वो आएंगे तो उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव दें, यहाँ एनवायरमेंट ऐसी पैदा करें कि बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर आए, मल्टीनेशनल कंपनियां इधर लगें, जैसे ऑयल फील्ड में अभी आ रहे हैं सऊदीया से, इस तरह के यूनिट लगेंगे तो उनकी टारगेट में चाइनीज या दूसरे आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो उससे टोटल टारगेट में या बजट में या जो हमारे रेवेन्यू है इसमें उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अदरवाइज देखें तो हर बंदा ही टैक्स दे रहा है। अभी अगर हम मोबलिंक वाले क्लेम करते हैं जी हमारे को 6 करोड़ क्लाइंट है, इट मीन 6 करोड़ तो दे रहे हैं टैक्स। तो मोबाइल तो 16 करोड़ वो मोबाइल वाले कह रहे हैं टैक्स तो आ रहा है ना। 70 ट्रांजेक्शन है जिसपे इंडायरेक्ट टैक्स लगता है, जिसपे विद होल्डिंग लगता है। हमारा सारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सारा ही इंडायरेक्ट है। इट मीन जितना आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन है, अगर आपने महीने में 1 लाख खर्च किया तो आपने एटलीस्ट 25-30% टैक्स दिया। कोई गाड़ी इंपोर्ट करें आप तो उसमें 1/3 आपकी कास्ट होगी, 2/3 आपके पास टैक्सेस होंगे, ड्यूटी ये वो। तो टैक्सेस तो सारे लोग देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं और डिस्प्रपोर्शनेट टैक्सेशन है। जो अमीर आदमी है उस पे बर्डन लोअर है, गरीब आदमी पे हायर बर्डन है, ये डिफरेंस है। तो इसको डॉक्यूमेंट करके अगर एमनेस्टी भी देनी, एमनेस्टी जो है रेगुलर जिस तरह मैं बता 80% अनडॉक्यूमेंटेड हमारी इकॉनमी है, अगर इसमें से कोई 20% या 30% हम एमनेस्टी स्कीम के जरिए ले आते हैं या इस्लाती जिस पैकेज दिया नाम बदल देते हैं एमनेस्टी का, तो आ सकते हैं 20-30% लोग? नहीं, मैंने पहले कहा कि कैपेसिटी के मुताबिक ही है। बशर्ते दौर में 15 लाख हुए थे, सेल्फ असेसमेंट आई तो 10 लाख पे हो गए। फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो फिर वो 15 लाख पे ही है। तो अगर फाइलर नॉन फाइलर में भी 3-4 लाख ऐड हुए हैं तो वो बिलो वाले ही हैं। कोई मल्टा तो वो तो नहीं, वो तो ऑलरेडी बगैर फाइलर बने वो काम ही नहीं कर सकते। तो टोटल टारगेट में इस वक्त वो 4.5 ट्रिलियन है, उसमें तो बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी तो पता चलेगा ना। एक आम बंदा इंडिविजुअल ऐड होगा तो 1-2 लाख 5 लाख या 10 लाख का कंट्रीब्यूट करेगा, वो तो बहुत 0.00 में कंट्रीब्यूशन होगी। तो उससे वो 1000 भी ऐड हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, लाख भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा टोटल में उसकी। ऑडिट की वो एक शर्त लगाई गई थी 3 साल बाद, एक बंदे का ऑडिट 3 साल बाद किसी खास शख्स को नवाजने के लिए हुकूमत ने वो भी लगाया जा सकता, लेकिन उसका फायदा तो सबको ही हो रहा है ना। मेरा एमनेस्टी के बारे में ये था कि इसको रेगुलर फीचर नहीं बनाना चाहिए। पहली बार अगर रेगुलर फीचर होंगे तो फिर लोग टैक्स में आएंगे नहीं, वो कहेंगे जी हमें ट्रैप कर रहे हैं, ड्रैग इन कर रहे हैं, ये फिर आ जाएगी, फिर हम वाइट कर लेंगे, अब क्यों करें। तो ये डिपार्टमेंट का या अदरवाइज स्टेट का फेलियर नजर आता है। ठीक है, देखिए एट द सेम टाइम हमारी नीड है, नीड और
नीड जो है, नेसेसिटी जो है वो प्रीवेल करती है। जब हमारी सर्वाइवल फिटनेस का मसला हो तो फिर हमें जरूरत होती है, फिर ये हमें मजबूरियों में एमनेस्टी लाना पड़ती है। अब करंट टैक्स पूरे करने तो कहाँ से करें, और फॉरेन टैक्स कहाँ से करें, तो फिर हमें इसकी मजबूरी में ये कर, अदरवाइज ये रिकमेंडेबल नहीं है, लेकिन मजबूरी में ताजरों की वो जो ख्वाहिश है, जो वो हुकूमत ने कहा है ताजरों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, शायद उसमें वो प्रोडक्टिव अगर वो इनबिल्ट ऑलरेडी भी है, उसमें और डाल दें कि इंडस्ट्री में लगाएं जितनी मर्जी, पूछा नहीं जाएगा। 4000 अरब हमारा जो टारगेट है, जो हुकूमती टैक्स हदफ का जो टारगेट है, उसमें सरकारी जो इदारे हैं 2000 अरब रुपया तो उनकी तरफ से टैक्स आ जाता है। 2000 अरब रुपया हम पूरी जो 20 करोड़ अवाम है उससे या 22 करोड़ अवाम से वसूल कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में कहाँ डिफॉल्ट है, जहाँ पर कमजोरी हुकूमत की नज़र आती है, मशीनरी की नज़र आती है, या टैक्स पेयर की कमजोरी नज़र आती है? एक चीज़ तो आपके इस प्रोग्राम पे मैं मुबारकबाद दूंगा, एक हमारी सजेशन यहाँ से गई थी, याद होगा आपको, जो मैंने कहा था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो ऑफिसर्स हैं उनका मिक्स ही गलत है। जी जी 3 दिन पहले इमरान खान साहब ने ये बयान दिया कि हम इस एफबीआर को खत्म करके प्रोफेशनल्स पे मुश्तमिल नई कोई टीम लाएंगे। ठीक है, अब एक ही दी थी, अब देखिए यार, नहीं अब बात सुने, मैंने आपके इसी प्रोग्राम से कहा था कि SCCP एक कामयाब इदारा क्यों है कि वहां पे सिर्फ क्वालिफाइड लोग बैठे, यहाँ वकील हैं, यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या रेलेवेंट प्रोफेशनल्स हैं। अब एफबीआर का मिक्स आप निकाल लें, आपको डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट नजर आएंगे। क्या ये इनका काम है रेवेन्यू कलेक्शन? ये लोग तो इस मुल्क पर एक तरह का समझे इन्होंने बोझ डाला हुआ है। एक डॉक्टर बनाने में हम कितना पैसा लगाते हैं, ना वो डॉक्टर रहा, ना वो प्रॉपर अफसर रहा। ठीक है, उसको हम 6 महीने के लिए एक CSS अकेडमी में भेजते हैं और उसके बाद उसे लाके अफसर बना देते हैं। ये तो ऐसे ही है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक 6 महीने का कोर्स करूँ और शेख साहब में जाके सर्जन लग जाऊं कि जी मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग कर ली, अब मैं ऑपरेशंस करूंगा। ठीक है, तो फिर बंदे मरेंगे ना। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अलमिया ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में थिंक टैंक से लेकर इंप्लीमेंटर तक नॉन रेलेवेंट प्रोफेशनल्स जिन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं हुआ इससे रिलेटेड, एक आदमी को 6 महीने में आप अकाउंटिंग सिखा सकते हैं? मंशा सुखेरा साहब और मैं दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारी फर्मों में 4-4 साल बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, रिगरस एग्जामिनेशन के बाद उन लोगों को अकाउंटिंग। और ब्रेक का इशारा कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ टाइम बहुत कम है। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।